करण अभी भी दरवाजे पर खड़ा मधु को एकटक देख रहा था। हवा के झोंके से उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने अपने बालों को अपने चेहरे से हटाकर अपने कान के पीछे किया। फिर उसने पलटकर रूम की खिड़की बंद की और मन ही मन बोली, मधु अब जब तूने अपनी जिंदगी किस्मत के हवाले कर ही दी है तो फिर किस बात का डर। इनका सामना हिम्मत से कर ताकि ये तुझे कमजोर समझने की भूल फिर कभी ना करे। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर हिम्मत जुटाकर पलटी और उसने करण से पूछा, आप यहाँ? हाँ, वो मैं ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं, करण ने तुरंत जवाब दिया। मधु उसके पास आई और बोली, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप और आंटी प्लीज मेरी इतनी फिक्र मत करिए, वरना मुझे लगेगा कि मैं सच में बहुत बीमार हूँ। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगा। 1 मिनट करण साहब, तभी मधु ने उसे रोका। उसकी आवाज सुनकर करण के कदम रुक गए और उसने पलटकर उसकी ओर देखा। मधु ने 1 कदम और उसकी ओर बढ़ाया और बोली, आई एम सॉरी। करण उसे हैरानी से देखने लगा तो मधु हिम्मत करके बोली, पिछले 2 दिनों में मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी किसी से ऐसे बात नहीं करती, पर आपने ही मुझे गुस्सा दिला दिया था, इसलिए मुझसे बदतमीजी हो गई। पर आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। करण हाथों की घड़ी बांधे चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। मधु फिर से बोली, कल मेरी इतनी बदतमीजी के बाद भी आपने मेरी जिंदगी बचाई, मुझे यहाँ लेकर आए, मेरा ख्याल रखा आपने, उसके लिए थैंक यू। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। करण ने अभी भी कुछ नहीं कहा तो मधु मासूमियत से बोली, वैसे मैंने भी आपकी गलतियां माफ की है तो आपको भी मुझे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि मुझसे गलती आपकी वजह से ही हुई थी। ये सुनकर करण ने उसे घूरा और जाने लगा। आपने मुझे माफ कर दिया ना? तभी मधु ने पूछा। करण के कदम फिर से रुक गए और वो मन मन मुस्कुराने लगा। मधु ने फिर से पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। करण ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से थोड़ा हिल गया है, इसलिए रेस्ट करो। शायद रेस्ट करने से सुबह तक अपनी जगह वापस आ जाए। ये सुनकर मधु का मुंह खुल गया, पर करण मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मधु को उस पर बहुत गुस्सा आया। मधु, तूने गलत इंसान से माफी मांगी है, इन्हें तो किसी की माफी की कद्र ही नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में अपने रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि नीचे करण रोशनी से बोल रहा था, रोशनी, मधु को खाना खिलाने के बाद याद से दवाई दे देना और उसके साथ ही रहना, और हाँ, मेडिसिन खुद अपने हाथों से और अपनी आंखों के सामने उसे खिलाना, क्योंकि अगर तुमने पल भर के लिए भी अपनी नजर हटाई तो वो मेडिसिन फेंक देगी या छिपा देगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे मुझे फोन करना, और अगर किसी वजह से मैं कॉल रिसीव ना कर पाऊं तो ही मम्मा को फोन करना, ठीक है? जी भैया, रोशनी सिर हिलाकर बोली। तो करण वहां से चला गया। मधु उसे जाते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इन्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है? कभी कुछ तो कभी कुछ और होते हैं, कभी भगवान राम तो कभी 10 सर वाले रावण बन जाते हैं। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में आ गई। उसने टेबल पर रखा न्यूज़पेपर उठाया और आकर बैग पर बैठ गई। मधु, तुझे कल से ही नई नौकरी ढूंढनी होगी। जितनी जल्दी तुझे नौकरी मिलेगी उतनी जल्दी तू यहाँ से जा सकेगी। इतना कहकर वो न्यूज़पेपर में अपने लिए नौकरी की ऐड देखने लगी। इधर करण भी मधु के बारे में सोचते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। तभी किसी ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। करण बिना उसे देखे बोला, तो तेरी नई गाड़ी तुझे उदयपुर से यहाँ ले ही आई? आरव उसके सामने आया और उसे गले लगाकर बोला, जी नहीं, मुझे तो बस आपके कैमरे की वजह से यहाँ आना पड़ा, वरना तो मुझे उदयपुर में ज्यादा मजा आ रहा था। मुझे पता था कि कैमरे का नाम सुनकर आप इतने बेचैन हो जाओगे कि आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। मेरा कैमरा, करण हाथ बढ़ाकर बोला। आरव ने मुस्कुराते हुए टेबल की ओर इशारा किया, वो रहा। करण टेबल पर रखे कैमरे को देखकर सीढ़ियों से उतरकर भागा। आरव भी उसके पीछे ही नीचे आने लगा। करण ने टेबल पर रखे कैमरे उठाकर देखे और आरव से बोला, भाई अच्छे से इसके सारे फंक्शन चेक कर लीजिए। इन दोनों ही कैमरों से तस्वीरें बहुत खूबसूरत आएगी, और ये वाला कैमरा स्पेशली नाइट में तस्वीरें लेने के लिए बेहतरीन है। करण बिना कोई जवाब दिए कैमरे चेक करने लगा। ये तो गलत बात है भाई, आपने मुझे थैंक्स तक नहीं कहा। करण कैमरा देखते हुए बोला, मेरे रूम में बैग के सामने वाले टेबल की ड्रॉ में तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी रखी है।
और गाड़ी घर के पीछे वाले लॉन में खड़ी है। ये सुनकर आरव बिना कुछ कहे करण के रूम की ओर दौड़ पड़ा। तभी शालिनी ने करण के पास आकर पूछा, अब तुम इनसे ही अपना पेट भरने वाले हो या खाना भी खाओगे? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस कैमरे के फंक्शन ही चेक कर रहा था। तभी आरव उसके कमरे से चाबी लेकर आया और गाड़ी देखने के लिए भागने लगा। पर तभी राधिका उसका हाथ पकड़कर बोली, आरव तू सबसे पहले मुझे अपनी गाड़ी में ड्राइव पर लेकर चलेगा। ओके दी, पर पहले मुझे छोड़ो तो सही, आरव ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। राधिका तुरंत बोली, नहीं, मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी। आरव चिढ़कर बोला, ठीक है चलो। दोनों वहां से जाने लगे। तभी पूजा बोली, कोई कहीं नहीं जाएगा, खाना लग गया है, पहले चलकर डिनर करो, उसके बाद ड्राइव पर जाना, चलो आओ। आरव तुरंत बोला, मोम गाड़ी तो देखने दो यार। नहीं, पहले खाना खाओ, आओ, शालिनी टेबल पर खाना लगाते हुए बोली। आरव राधिका को घूरते हुए बोला, दी ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आपने मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं अपनी गाड़ी में होता। इतना कहकर वो चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ गया। राधिका भी मुस्कुराते हुए उसके पास बैठी और बोली, खाना खाकर आराम से चलते हैं ना। आरव मुंह बनाने लगा। तभी शालिनी करण से बोली, करण जल्दी आ बेटा, ये सब बाद में देख लेना। करण कैमरा देखते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहा था कि तभी ऋषभ आकर उसकी कुर्सी पर बैठ गया। सब ऋषभ को देखने लगे। करण गुस्से में कुछ कहने ही जा रहा था, पर शालिनी ने उसे इशारा करके चुप रहने को कहा। करण कुछ नहीं बोला, पर ऋषभ बैठते ही बोला, चाची पहले मुझे खाना सर्व करो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, शालिनी मुस्कुराते हुए उसे खाना सर्व करने लगी। करण गुस्से में ऋषभ की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। शालिनी उसे भी खाना सर्व करने लगी तो करण ने गुस्से में उनके हाथ से स्पून ली और बाउल उठाकर खुद अपनी प्लेट में डाल लेते हुए बोला, मैं खुद ले लूंगा। शालिनी कुछ कह पाती उसके पहले ही ऋषभ उसे घूरते हुए फिर से बोला, चाची आपने मेरे लिए बिरयानी नहीं बनाई है, ये ले। इतना कहकर वो ऋषभ की प्लेट में बिरयानी डालने लगी। तभी करण ने पूजा से पूछा, चाची मेरी गोभी की सब्जी। शालिनी ने तुरंत गोभी की सब्जी उठाकर करण को सर्व की। करण ने एक निवाला खाया ही था कि तभी ऋषभ खाना खाते हुए बोला, वैसे चाची आप जब अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाती है तो खाने का मजा दुगुना हो जाता है। ये सुनकर शालिनी मुस्कुराने लगी। तभी आरव भी बोला, वैसे ऋषभ भैया, छोटी मोम सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हम सबके लिए जब भी अपने हाथ से कुछ बनाती है तो उस खाने की बात ही कुछ अलग होती है। वैसे खाने के टेस्ट से ही पता चल रहा है कि आज सारा खाना उन्होंने स्पेशली हम सबके लिए ही बनाया है। आपके लिए बिरयानी, करण भाई के लिए गोभी की सब्जी, मेरे लिए ये मूंग का हलवा और राधिका दीदी के लिए ये काली दाल। अब अगर एनी होती तो छोटी मोम उसके लिए भी उसका फेवरेट पास्ता जरूर बनाती। तभी घर के बाकी लोग भी खाने के लिए आ गए। करण क्लाइंट को तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो पसंद आ गई, पर उन्हें लगता है कि हमारा बजट कुछ ज्यादा है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से बजट स्टडी करना चाहिए, वनराज बोले। करण ने खाना खाते हुए जवाब दिया, बजट मैंने नहीं बड़े पापा, ऋषभ ने बनाया है और मुझे लगता है कि बजट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हमने हमारा बजट इससे ज्यादा कम किया तो हमें इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं मिलने वाला। और वैसे भी ऋषभ जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए बजट बनाता है तो वो हमेशा सही होता है, उसमें किसी चेंजेस की जरूरत नहीं होती है। तभी पास बैठा देव भी बोला, हाँ भैया, करण ठीक कह रहा है, ऋषभ ने प्रोजेक्ट स्टडी करके ही बजट बनाया है, इसलिए हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तभी शांति बोल पड़ी, आप लोग ये सारी बातें ऑफिस में डिस्कस करिएगा, डिनर टाइम फैमिली टाइम होता है, इसलिए कोई भी काम की बातें यहाँ नहीं करेगा। ये सुनकर सब चुप करके खाना खाने लगे। तभी ऋषभ खाना खाते हुए बोला, आई एग्री विथ यू मोम, हमें यहाँ काम नहीं बल्कि करण की शादी डिस्कस करनी चाहिए। अपनी शादी की बात सुनते ही करण उसे घूरने लगा और ऋषभ मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। पर पूजा बहुत खुश हुई और तुरंत वनराज से बोली, हाँ भैया, हमें अब शादी ही डिस्कस करनी चाहिए क्योंकि शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, बस कल का दिन और फिर तो हमें उदयपुर के लिए निकलना ही होगा। इतना कहकर उसने राधिका की ओर देखकर पूछा, वैसे राधिका, हम संगीत की थीम क्या रखने वाले हैं? बॉलीवुड थीम कैसी रहेगी? राधिका ने पलटकर पूछा। तो आरव झट से बोला, दी आपकी शादी में भी हमने बॉलीवुड थीम रखी थी, इसलिए करण भाई की शादी में बॉलीवुड थीम तो बिल्कुल नहीं होगी, हम कुछ नया करेंगे, समथिंग न्यू। ये सुनकर पास बैठा ऋषभ करण की ओर देखकर बोला, करण और रिद्धिमा की लव मैरिज हो रही है, तो मुझे लगता है
कि संगीत की रात हवाओं में चारों ओर सिर्फ रोमांस होना चाहिए, है ना करण? करण उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, मेरा खाना हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट एवरीवन। इतना कहकर वो वहां से उठा और अपने कैमरे लेकर वहां से चला गया। 2 निवाले मुंह में रखते ही इसका खाना हो गया। पता नहीं ये लड़का पेट भर के खाना कब सीखेगा, शालिनी बोली। सब लोग उसे देखने लगे। आप सब तो खाए, उसे कैसे खिलाना है मुझे पता है। तभी वो फिर से बोली। सब लोग फिर से संगीत को लेकर बात करने लगे, पर ऋषभ मन ही मन बोला, तुम्हारी शादी के संगीत को मैं हमेशा के लिए यादगार बना दूंगा करण, जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरी ओर हरनाम भी डिनर के लिए बैठे ही थे कि तभी मीरा भी आकर बैठ गई। हरनाम ने तुरंत उससे पूछा, मीरा तुम मधु को अब तक घर लेकर नहीं आई बेटा? मीरा ने बाउल उठाया और हरनाम की प्लेट में चावल डालते हुए बोली, डैड मधु ठीक है, और सिया ने कहा है कि मधु कुछ दिन के लिए उसके ही साथ रहे तो अच्छा है, पर जब मधु यहाँ अपने घर में आकर रह सकती है तो उसे किसी और के पास रहने की क्या जरूरत है? हम है ना उसका ख्याल रखने के लिए। तुम जल्दी से अपना खाना खत्म करो, हम अभी जाएंगे मधु को यहाँ लाने के लिए। मीरा हैरानी से अपने डैड को देखने लगी और बोली, डैड आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मधु ठीक है, और वो किसी और के घर पर नहीं बल्कि मेरी दोस्त सिया के घर है, और वो बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखेगी। ये सुनकर हरनाम गुस्से में भर के, मीरा मधु को लेकर मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अगर वो मोहन के घर नहीं रहना चाहती तो उसे यहाँ रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि ये घर उतना ही उसका है जितना कि तुम्हारा। ये सुनकर मीरा शॉक्ड रह गई। हरनाम ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो खुद को संभालकर बात बदलते हुए बोले, मीरा मधु को हम बचपन से जानते हैं, तुम्हारी तरह वो भी मेरे लिए हमेशा मेरी बेटी की तरह ही रही है, और मोहन भी मेरा बचपन का दोस्त है। इसलिए अगर हमारे रहते मधु को किसी और के घर रहना पड़ेगा तो ना मोहन को ये बात पसंद आएगी और ना मुझे। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, डैड ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कल मधु को अपने साथ मुंबई लेकर जा रही हूँ ताकि वहाँ रहकर मधु सब कुछ भूल जाए और मीडिया भी उसका पीछा छोड़ दे। सब कुछ नॉर्मल होते ही मैं और मोम मधु को अपने साथ यहाँ लेकर आ जाएंगे। हरनाम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए और फिर बोले, हाँ ये ठीक रहेगा, कुछ दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे मामा के घर रहेगी तो जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसे जल्दी भूल जाएगी और उसका मन भी बहल जाएगा। फिर हम उसे यहाँ हमारे साथ ही रखेंगे। तुम दोनों कल ही मुंबई चली जाओ, मैं अभी तुम दोनों की टिकट्स करवा देता हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया तो हरनाम फोन पर टिकट्स चेक करने लगे। मीरा उन्हें देखकर मन ही मन बोली, मेरा कुछ दिन मुंबई में रहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ तो उस राक्षस की नज़र सिर्फ मुझ पर होगी। वो इसी फिराक में होगा कि कब मैं मधु से मिलूं और उसे मधु का पता मिल जाए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मधु वहाँ करण के साथ सेफ है, इसलिए मुझे उसे लेकर कोई टेंशन नहीं है। मुझे बस उस राक्षस से मधु का पीछा छुड़ाना है, इसलिए मैं कल ही मुंबई चली जाती हूँ और डैड को भी वहाँ पहुँचकर संभाल लूंगी। इतना सोचकर मीरा चुपचाप खाना खाने लगी। इधर मधु अपने कमरे के बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। वो सोने की कोशिश तो बहुत कर रही थी पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। मधु घबराकर उठ बैठी। उसने अपने चारों ओर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। वो डरते हुए आहिस्ता से बेड से उठी और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी में उसे काउच पर सो रही रोशनी नजर आई। वो फिर से अपने कमरे में वापस आई और अंधेरे में कैंडल ढूंढने लगी। उसे बहुत घबराहट होने लगी थी। कुछ देर ढूंढने के बाद जब उसे कैंडल नहीं मिली तो वो खुद से बोली, रोशनी से ही पूछती हूँ कि कैंडल्स कहाँ रखी है। इतना कहकर वो अपने कमरे से बाहर रोशनी के पास आई। उसने उसे जगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर अपना हाथ पीछे हटाकर बोली, क्या कर रही है मधु? तुझे नींद नहीं आ रही है? पर कम से कम इस बेचारी को तो सोने दे। उसने अपना हाथ फिर से पीछे हटा लिया और बोली, मैं खुद ही कैंडल्स ढूंढ लेती हूँ, कहीं ना कहीं तो जरूर रखे होंगे। किचन में जाकर देखती हूँ। वो इधर उधर देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आई और किचन की ओर बढ़ने लगी। तभी उसे खिड़की पर लगे पर्दों के बीच से किसी की परछाई नजर आई। वो घबरा गई और डरते हुए खिड़की की ओर बढ़ी। उसने अपने कांपते हाथों से खिड़की का पर्दा हटाया तो वहां कोई नहीं था। उसने देखा कि खिड़की भी ठीक से बंद थी। उसकी जान में जान आ गई। वो किचन की ओर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसे खिड़की के बाहर फिर से किसी की परछाई नजर आई।
वो फिर से पलटी और खिड़की की ओर देखने लगी, तो उसे सच में वहां किसी की परछाई नजर आई। वो घबराकर मन ही मन बोली, कहीं कोई चोर तो नहीं है, बाहर जाकर देखूं क्या। उसने आहिस्ता से खिड़की का पर्दा फिर से लगा दिया और इधर उधर देखते हुए दरवाजे के पास पहुंची। उसने बिना आवाज किए धीरे से दरवाजा खोला और घर के बाहर आई। बाहर भी बहुत अंधेरा था, शायद पूरे एरिया की ही बिजली गुल थी। वो जैसे ही बाहर आई, उसे फिर से वो परछाई नजर आई। उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर मन ही मन बोली, उन्होंने कहा था कि मेरे चीखने की आवाज इस आउट हाउस से बाहर भी नहीं जा पाएगी, और अगर मैं चीखी और उस चोर ने मुझ पर ही हमला कर दिया तो हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं। उस चोर को इस घर में चोरी करने से कैसे रोकूं। कहीं मेरे चीखने से बेचारी रोशनी भी मुश्किल में ना आ जाए। वो चोर जरूर घर के अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ी और उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि चोर अंदर ना जा सके। फिर वो उस चोर को ढूंढते हुए धीरे धीरे गार्डन की ओर बढ़ी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो घबराकर नीचे बैठ गई क्योंकि परछाई वाला आवाज सुनकर वहां आ गया था। मधु ने चांद की हल्की सी रोशनी में देखा तो उसके सामने एक कुदाल पड़ी हुई थी, जिसे शायद माली मिट्टी निकालने के लिए इस्तेमाल करता था। उसने तुरंत उस कुदाल को उठा लिया, पर अचानक उसकी नजर उस इंसान पर पड़ी। वो उसके बहुत नजदीक आ चुका था। उसने तुरंत वो कुदाल उठाए और उस इंसान पर वार करने लगी, पर तभी उस शख्स ने पलटकर उसका हाथ पकड़ लिया। मधु जोर से चीखी, चोर चोर। उस शख्स ने तुरंत उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी और अपने दूसरे हाथ से कुदाल लेकर जमीन पर फेंक दी। मधु ने उसके हाथ पर बहुत जोर से काट लिया और फिर से चिल्लाए, बचाओ चोर। उस शख्स ने फिर से अपनी हथेली मधु के मुंह पर रखी और उसे अपनी ओर घुमाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर चिल्लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु ने करण की आवाज पहचान ली, इसलिए उससे आगे कुछ नहीं कहा गया। करण ने उसके मुंह से अपनी हथेली हटाई और अपनी जेब से लाइटर निकालकर जला लिया। रोशनी होते ही मधु को उसका चेहरा नजर आया। तभी करण गुस्से में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कितना भी चीखो, इस आउट हाउस से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। मधु एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वो बस बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। उसे खुद को ऐसे घूरते देख करण ने पूछा, आजकल तुम्हारे पास मुझे घूरने के अलावा कोई और काम नहीं होता है क्या। मधु ये सुनकर झेप गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। तो करण फिर से बोला, बस दो ही काम आते हैं तुम्हें, या मुझे घूरना या फिर कुछ पूछे जाने पर अपनी नजरें झुका लेना, और आपके पास सिर्फ मुझे देखना। मधु फट से बोली, पर करण की ओर देखते ही वो फिर से झेप गई। उसने एक बार फिर अपनी नजरें झुका ली, पर करण उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? यही सवाल अगर मैं आपसे करूं तो? इस बार मधु ने भी अकड़ कर पूछा। तो करण ने गुस्से में उसका पीछे मुड़ा हुआ हाथ और कसकर मोड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, ये मेरा घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ। मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझी तुम? मधु भी उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, आपको बार बार इस तरह से मेरी कलाई पकड़ने की इजाजत तो मैंने भी कभी नहीं दी है। हाथ छोड़िए मेरा। करण ने तुरंत उसकी कलाई छोड़ दी। कलाई छूटते ही वो अपनी कलाई देखने लगी। फिर उसने करण की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। रुको मधु। करण के इतना कहते ही उसके कदम रुक गए। करण हाथ में लाइटर लिए उसके पास आकर बोला, आगे बहुत अंधेरा है, गिर जाओगी। मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। मधु ने आगे देखा तो सच में बहुत अंधेरा था, इसलिए डर की वजह से उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। करण लाइटर हाथ में लिए आगे चलने लगा और मधु उसके पीछे। दोनों सीढ़ियों से ऊपर मधु के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। करण ने रोशनी को सोते देखा तो बोला, ये लड़की अगर एक बार सो जाए तो चोर बड़ी आसानी से पूरा घर लूट कर ले जाए और इसे पता भी नहीं चले। पता नहीं मम्मा ने क्या सोचकर इसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ भेजा है। ये सुनकर मधु गुस्से में बोली, लगता है आपको हर इंसान में गलतियां ढूंढने की आदत सी हो गई है। करण उसे घूरने लगा तो मधु उसे घूरते हुए रूम में आ गई। करण भी रूम में आकर बोला, मंगेश ने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फोन किया था, बिजली अब सुबह ही आएगी। यहाँ जनरेटर नहीं है, इसलिए आज की रात तुम्हें कैंडल्स के सहारे ही बितानी होगी। वैसे सर्दियों का मौसम है, इसलिए बिना एसी के भी तुम्हारा काम चल जाएगा। मधु टेबल की ड्रॉर में कैंडल्स ढूंढते हुए बोली, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ करण साहब,
और मेरे घर में एसी नहीं है, इसलिए एसी के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पंखे और कूलर से ही काम चल जाता है। और रही बात कैंडल्स की, तो मुझे लग रहा है कि आज की रात शायद मुझे अंधेरे में ही बितानी होगी, क्योंकि आपके इतने बड़े आउट हाउस में मुझे कैंडल्स ढूंढते ढूंढते ही सुबह हो जाएगी। उसके इतना कहते ही वहां एकदम अंधेरा हो गया। उसने घबरा कर पलट कर देखा तो करण वहां नहीं था। हे भगवान, लगता है इन्होंने मेरी बात को सीरियसली ले लिया है, ये तो चले भी गए। इनका नाम करण खुराना नहीं बल्कि दुष्ट खुराना होना चाहिए था। अरे जाने से पहले कम से कम अपना लाइटर तो देकर जा ही सकते थे। ये भी नहीं सोचा कि बेचारी लड़कियां इस बड़े से भूतिया घर में अंधेरे में अकेली कैसे रहेगी। इतना कहकर वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई तो उसकी नजर नीचे करण पर पड़ी, जो टेबल पर रखे कैंडल स्टैंड में लगी कैंडल्स जला रहा था। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करण ने उसे देखते हुए वहां रखे हुए सारे कैंडल स्टैंड में लगी कैंडल्स जला दी। पूरा ड्राइंग रूम कैंडल्स की रोशनी से जगमगाने लगा। करण मधु को देखते हुए ऊपर आया। उसने ऊपर भी जितने कैंडल स्टैंड थे सारे रोशन कर दिए और फिर मधु के कमरे में आया। वहां भी मधु के बैग के ठीक सामने टेबल पर एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड था जिसमें ढेर सारी कैंडल्स लगी हुई थी। करण उसमें लगी कैंडल्स जलाते हुए बोला, इस बड़े से घर में कैंडल्स ड्रार में नहीं बल्कि कैंडल स्टैंड में रेडी रहती है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को भी कैंडल्स ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ये सुनकर एक बार फिर मधु ने नजरें झुका ली। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। करण उसके पास आकर बोला, मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से थोड़ा सा हिल गया है, इसलिए ही तो सारा दिन इस घर में रहने के बाद भी तुम्हें इस घर में कैंडल्स नजर नहीं आई। अब सुकून से सो जाओ, सुबह तक तुम्हारा दिमाग अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। इतना कहकर वो मधु को घूरते हुए उसके कमरे से चला गया। पर मधु ने अपना पूरा मुंह खोल लिया और गुस्से में उसे घूरने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।